आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत अशोक की प्रशासनिक सुधारों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक हमने पढ़ा था अशोक के राज्याभिषेक से लेकर उनके द्वारा जो नियुक्तियाँ की गई उसके बारे में पढ़ा, उनके द्वारा युद्ध के बारे में पढ़ा, राजनीति के बारे में पढ़ा, दम के बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अशोक ने किस प्रकार की जो नीति थी प्रशासन में और कौन सी नीति को उसने लागू किया और कौन सी नीति का सुधार किया। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक नीति का अनुसरण किया, यानी कि अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रशासन नीति थी उनका पूर्ण रूप से पालन किया, वो लागू की और उसी के अनुसार शासन का उसने संचालन किया और अपनी नीति और उद्देश्यों को थोड़ा थोड़ा उसमें लागू भी किया, क्रियान्वयन किया, कुछ परिवर्तन भी किए और कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए और उसने प्रजा का पितृवत पालन किया। इसका मतलब ये होता है कि उसने स्वयं को, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, दम पालन से लेकर उसकी शासन जब शुरू होता तब भी लेकर उसने क्या ग्रहण किया था कि जिस प्रकार एक पिता अपने संतान का पालन पोषण करता है उसी प्रकार एक राजा को भी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। तो प्रजा को उसने एक संतान की तरह बताया और राजा के कार्य बताए कि राजा का सर्व कार्य, सर्वहित कार्य प्रजा की सुख समृद्धि होना चाहिए। ये अशोक ने चौथे स्तंभलेख और कलिंग स्तंभलेख के अंदर उल्लेख किया है, जिसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। फिर अशोक ने राज्यों के युक्त प्रादेशिक ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की। हालांकि पहले इनको पूरे अधिकार नहीं थे, लेकिन अब ऐसे अधिकार दिए गए, ये न्याय और भूमि लेखा के संबंधी सारा विवरण तैयार करते थे, इनके बारे में पूरा लेखा जोखा रखते थे। फिर अशोक ने अपने 13वें वर्ष, राज्य रोहन के 13वें वर्ष में उसने दम महामात्रों की नियुक्ति की और जिनका कार्य था, दम महामात्र का कार्य था कि विभिन्न संप्रदाय हैं उनमें सामंजस्य करें और अकारण दंडित परिवार है जिसको बिना किसी कारण को दंड दिया गया है उनकी सहायता करें। अशोक ने इस प्रकार की व्यवस्था की कि हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख की समस्याओं की खबर पहुंचनी चाहिए, यानी कि जनता किस प्रकार से रह रही है, जनता को क्या समस्या है, सारी की सारी बातें राजा तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी उसने व्यवस्था की थी। इसके लिए अशोक ने प्रतिवेदकों की भी नियुक्ति की और जिसका उल्लेख हमें छठे शिलालेख के अंतर्गत मिलता है। फिर 26वें वर्ष में अशोक ने राजूकों को न्याय संबंधी स्वतंत्र अधिकार दे दिए गए। पहले अधिकार नहीं थे इतने, लेकिन अब जो राजूक थे उनको न्याय मामलों में स्वतंत्र अधिकार दिए गए, जिनका उल्लेख चौथे स्तंभलेख में मिलता है। तथा अशोक ने दंड विधान था उसको और उदार बना दिया, अहिंसक बना दिया और जो मृत्यु दंड प्राप्त होता था, जिसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी, अशोक उनके लिए 3 या 4 दिन का ऐसा समय देता पश्चाताप का, ताकि उनकी सजा माफ की जा सके। अहिंसा परक सुधारों के अंतर्गत अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध नीति को भी त्यागा और जीव हिंसा न करने की हमेशा के लिए आज्ञा दी और समाज में इस प्रकार का प्रतिबंध भी उसने लगा दिया। अशोक ने लोक कल्याणकारी कार्य किए, इस अवधारणा को और ज्यादा विकसित किया। इसके लिए वृक्षारोपण करवाए, उसने सड़कें बनवाई, सराय बनाई, कुएं बनाए, सिंचाई की व्यवस्था, बहुत कुछ कार्य किया। तथा स्त्री पुरुष का संरक्षण, न्याय, सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य है जो उसने उसको स्त्राध्यक्ष, ब्रजभूमि और महामात्र को दिया। अशोक ने कई ऐसे प्रशासन में नियुक्तियां की जिसका आम जनता को उनसे जोड़ा गया ताकि आम जनता की हर समस्या का समाधान हो सके। फिर अशोक ने दम का आविष्कार किया। दम का आविष्कार करके अशोक ने स्वयं राजा, प्रजा, नौकरशाही सबके लिए एक संहिता तैयार की, एक आचार संहिता तैयार की, जिससे सभी के बीच अंतर जो संबंध है उसमें गहरी प्रगाढ़ता आई। अशोक ने विदेशी नीति को भी समसामयिक बनाया और अशोक ने पूर्व संचालित जो मौर्य प्रशासन था उनको और मजबूत और दक्ष बनाया। इस प्रकार अशोक ने अपने साम्राज्य के लिए प्रशासनिक सुधारों के द्वारा साम्राज्य को और मजबूत किया और सरल बनाया। लोगों के हर सुख दुख की घटनाएं जो स्वयं राजा तक पहुंचती थी उनका तुरंत समाधान भी होता था। इस प्रकार अशोक ने मौर्य प्रशासन में कई प्रशासनिक सुधार किए। कल अपन आगे अध्ययन करेंगे गुप्त
साम्राज्य के लिए मौर्य साम्राज्य समाप्ति होती है। थैंक यू। सवाल है आज का, अशोक के प्रशासनिक सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।